Hi everyone, welcome back to my channel and this is the continuation with the terms in news जो हम environment के respect में पढ़ रहे थे and उसके 3 पार्ट तो ऑलरेडी आई हैव अपलोडेड। तो ये 4th पार्ट है क्योंकि कुछ टर्म्स रह गए हैं कवर करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। प्लैंकटन क्रैश। प्लैंकटन क्रैश अभी हमें ऑब्जर्व हुआ है। अब ये है क्या? प्लैंकटन क्रैश जो है ये इट इज़ काज्ड बाई फाइटोप्लैंक्टन नॉक्टिल्यूका सिंटिलेंस। ये एक प्लांट का नाम है, ठीक है, जो विच वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस क्रैश। एंड उससे क्या हुआ रिजल्टेंट? सो क्या होता है ये फाइटोप्लैंक्टन, ये जो है वाटर बॉडीज़ पे फाइटोप्लैंक्टन्स वी ऑल नो कि वो मिलते हैं। तो अभी जहाँ पे भी ये प्लांट प्रेजेंट था, ये जो प्लांट है ना, ये अपने सेल में बहुत ज़्यादा रेड पिगमेंट को होल्ड करके रखता है। इनके सेल्स में रेड पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। तो ड्यू टू द लार्ज नंबर एक्सपीरियंस द क्रैश मीन्स कि इनकी डेथ हुई, मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ द सेल्स हो गया इनका, विच लीड्स टू रिलीज ऑफ कलर्ड पिगमेंट फ्रॉम देयर सेल्स। उसके कारण क्या हुआ? ड्यू टू सम रीजन्स इन ये जो है इन्होंने क्रैश एक्सपीरियंस किया, इनकी सेल की डेथ हुई एंड उसके कारण क्या हुआ, जो भी स्टोर्ड पिगमेंट थे ना इनके बॉडी के अंदर वो रिलीज़ हो गए। अब इस रिलीज़ के कारण इट कॉज द रेड टाइड्स की तरह दिखने लगा वाटर। मेनली प्लैंक्टॉन्स जो हैं, जू प्लैंक्टन होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन होते हैं। तो यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन है ये नॉक्टिल्यूका, और ये वाटर में होता है। तो ये जो भी पिगमेंट अपने में कैरी करता है, इफ़ दे गेट रिलीज इन लार्ज नंबर्स में, यदि वो रिलीज़ हो गया क्वांटिटी में, तो क्या होगा, पूरा वाटर रेड हो जाएगा। फिर जहाँ जहाँ इनकी प्रेजेंस होगी वहाँ पे वाटर का कलरेशन जो है वो चेंज होता है। सो दो पिगमेंट जो ये रिलीज़ हुआ, ये स्टिक टू द रॉक्स एंड सी फ्लोर। ये रॉक्स जो थे इनके रास्ते में जो रॉक्स थे एंड जो सी फ्लोर है वहाँ पे भी इन्होंने थोड़ा कलर को चेंज कर दिया वाटर के, और ये दिखता था एज अ रेड टाइड, काउजिंग दी रेड टाइड। ठीक है। प्लैंकटन क्रैश जो है ये होता है ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड लैक ऑफ CO2 इन द अर्लियर पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन साइकिल। अब प्लैंकटन जो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इट सर्व एज प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं ये ओशन के एंड वाटर के। ठीक है, वाटर बॉडीज़ में ये प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं। तो इफ़ द क्रैशिंग इज़ हैपन, इट मीन्स कि कुछ क्लाइमेट चेंज के कारण ही ये हो रहा है मेनली। तो इट अकर्स ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स की कमी एंड CO2 की कमी के कारण इनका सेल जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाया, क्योंकि उनको वो खाना नहीं बना पाएंगे एंड न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा तो वो ग्रो नहीं कर पाएंगे ड्यूरिंग प्रोडक्शन साइकिल ओनली। तो उसके कारण ये क्रैशेस होते हैं। ठीक है। इट मे ऑल्सो डाई लेटर इन द साइकिल ड्यू टू चेंज इन वाटर क्वालिटी। अब या तो प्रोडक्शन साइकिल के टाइम में इफ़ न्यूट्रिएंट या CO2 डिफिशियंसी आया तो क्रैश होता है, या फिर इफ़ वहाँ पे ये सर्वाइव कर गए देन दे कैन ऑल्सो डाई। जब इफ़ वाटर का क्वालिटी चेंज होगा ना, मीन्स ज़्यादा पोल्यूशन हो गया एंड इफ़ एनी कॉन्टामिनेशन हैपन्स, या किसी न्यूट्रिएंट की या एलिमेंट टॉक्सिसिटी, एसिडिटी, ये सब के कारण इफ़ वाटर क्वालिटी डिटोरिएट्स और इट चेंजेस, वट एवर रीजन्स के कारण यदि ये चेंज होता है तो इट ऑल्सो अफेक्ट्स एंड लीड टू प्लैंकटन क्रैश और डाई। ठीक है। तो ये यही रीज़न था। प्लैंकटन क्रैश मीन्स फाइटोप्लैंक्टन का सेल डेथ, मीन्स इसका डेथ होना एंड रिलीज ऑफ कलरेशन फ्रॉम द सेल्स विच आर काउजिंग द रेड टाइड्स। तो ये नाम भी इम्पॉर्टेंट है नॉक्टिल्यूका, और ये पिगमेंट प्रेजेंस के कारण ही ये कलर चेंज इन कलरेशन दिखता है एंड रेड टाइड रिस्पॉन्सिबल हुआ इसके कारण। नेक्स्ट इज गेप लिमिटेशन। अब ये क्या है? इट इज़ ऑल्सो एन इकोलॉजी टर्म, कॉन्सेप्ट इन इकोलॉजी। ठीक है। गेप लिमिटेशन कुछ लिमिट्स से रिलेटेड है ये। फिजिकल कंस्ट्रेंट ऑन द साइज ऑफ प्रे दैट अ प्रेडेटर कैन कंज्यूम। ये जो है ना लिमिटेशन, इट मीन्स कि जो प्रेडेटर है हमारे इकोसिस्टम में, प्रीडेटर प्रे रिलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यदि प्रीडेटर कम हो जाएगा तो प्रे जो है का नंबर बढ़ जाएगा एंड देन इट विल ऑल्सो डिस्टर्ब दिस बैलेंस, क्योंकि प्रे बढ़ जाएंगे तो फिर बैलेंस तो डिस्टर्ब हो जाएगा, फूड चेन सब कुछ अफेक्ट होता है। सिमिलरली इफ़ प्रे बढ़े का नंबर इफ़ इंक्रीज हो गया एंड प्रीडेटर का नंबर डिक्रीज हो गया देन ऑल्सो प्रे विल डाई, क्योंकि प्रीडेटर ही नहीं है देन हाउ विल दे गेट फूड एंड ऑल। तो और उसके कारण वो जो है वो दूसरों को भी हार्म करेंगे, दूसरों एनिमल्स को प्रे करेंगे जो उनका स्पेसिफिक प्रे है उनको छोड़ के। सो दीज आर ऑल
इनके बीच में बैलेंस होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो ये लिमिटेशन एक कॉन्सेप्ट है इकोलॉजी में, वो फिजिकल कंस्ट्रेंट ऑन द साइज ऑफ प्रे का जो साइज़ है ना, जो प्रेडेटर खा सकता है, कंज्यूम कर सकता है, उसके साइज से रिलेटेड लिमिटेशंस की बात की हुई है इस कॉन्सेप्ट में. ये जो प्राइमरीली डिटरमाइन किया जाता है बाय साइज ऑफ प्रेडेटर्स माउथ, और ये मेनली किस रिस्पेक्ट में डिटरमाइन किया जाता है कि प्रेडेटर के माउथ का साइज़ क्या है. और उस रिस्पेक्ट में ही प्रे के साइज़ का जो फिजिकल साइज़ है ना प्रे का, उससे रिलेटेड ये लिमिटेशन है. ये लिमिटेशन मेनली डिपेंड करता है कि अब प्रे के साइज़ को हम कैसे फिक्स करेंगे. प्रेडेटर के ऑब्वियस है माउथ के साइज़ को देखेंगे तो उस चीज़ को यहाँ पे कंसीडर किया गया है. उस प्रेडेटर्स माउथ को ही गेप भी कहते हैं. दैट्स वाई इट्स कॉल्ड गेप लिमिटेशन. स्मॉल प्रेडेटर्स कैन ओनली ईट स्मॉल प्रे. ऑब्वियस है, जो स्मॉल प्रेडेटर्स हैं, प्रेडेटर्स मीन्स दोज हु प्रीडेट, मीन्स दोज हु कंज्यूम, और वी कैन से जो शिकार करते हैं. तो जो स्मॉल प्रेडेटर्स जो होते हैं ना, वो छोटे छोटे प्रे को ही खा सकते हैं क्योंकि उनके माउथ का साइज़ भी छोटा होता है. सिमिलरली बिगर प्रेडेटर्स लाइक लायन, टाइगर, दे कैन ईट बिगर प्रे. ठीक है, स्मॉल प्रेडेटर में आप ले सकते हो सांप को, और प्रे में हो गया मेढक. सो ये एग्जाम्पल है. इम्पॉर्टेंस क्या है गेप लिमिटेशन का? शेपिंग फूड वेब. सी, फूड वेब को ये शेप करता है. ड्राइव्स ऑफ एडेप्टेशन को इंश्योर करता है. देन रेगुलेट्स प्रेडेटर प्रे बैलेंस. मैंने पहले ही बता दिया कि ये प्रेडेटर प्रे बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इकोसिस्टम टू फंक्शन, क्योंकि इनके बीच में थोड़ा भी इम्बैलेंस हुआ ड्यू टू एनी रीज़न, साइज ऑफ द प्रे, नंबर ऑफ द प्रेडेटर की पॉपुलेशन, देन एडेप्टेशन, कुछ भी चेंजेस हुआ, इट सीवियरली अफेक्ट द फूड वेव, एडेप्टेशन, प्रेडेटर प्रे बैलेंस एंड इनडायरेक्टली टू इकोसिस्टम बैलेंस को ये डिस्टर्ब कर सकता है. सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रिडिक्टिंग द इन्वायरमेंटल चेंजेज ऑल्सो. इफ़ इन्वायरमेंटल चेंजेज अकर्स ना, नंबर ऑफ पॉपुलेशन गेट्स रिड्यूस्ड और प्रेफरेंस भी चेंज हो जाता है, फूड हैबिट्स चेंज होते हैं, तो ये सब भी ये इंडिकेट करता है. सो दिस इज़ द गेप लिमिटेशन. इट इज़ मेनली रिलेटेड टू प्रेडेटर एंड प्रे साइज, और उसके माउथ साइज एंड इस पे डिपेंड करता है. नेक्स्ट इज मेगा फौना. मेगा मीन्स लार्ज, फौना मीन्स फ्लोरा फौना. फौना इज द एनिमल. सो इट डिस्क्राइब्स एनिमल एवव अ सर्टेन वेट थ्रेशोल्ड. मतलब ये जो मेगा फौना जो है ना, ये एनिमल उन एनिमल्स को इंडिकेट कर रहा है जिनका वेट बहुत ज़्यादा है. मीन्स थ्रेशोल्ड वेट 50 kg है इफ़ रखा जाता है जनरली, सो इनसे बहुत ज़्यादा है. तो जो भी उस वेट से ऊपर के एनिमल है उनको मेगा फौना कंसिडर किया जाता है. फॉर एग्जांपल आप ले लो एलिफेंट हो गया. ठीक है, मेगा फौना में भी क्लासिफाइड, इनको क्लासीफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डाइटरी टाइप ऑल्सो. पहले तो वेट के बेसिस पे, देन डाइटरी टाइप के बेसिस पे भी इनको क्लासीफाई किया जाता है इनटू मेगा हर्बीवोर्स जो प्लांट ईटर्स हैं, या मेगा कार्निवोर्स जो मीट ईटर्स हैं, या मेगा ओमनीवोर्स जो दोनों खाते हैं. ठीक है, लार्ज फौना जो जिनके डाइटरी टाइप के बेसिस पे भी इनको क्लासीफाई किया गया. एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर्स इन पे बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि, और इसके कारण क्या है, इनका लॉस बहुत हुआ है, हैबिटेट लॉस, एंड देन और भी चीज़ें, इनकी लाइफ है वो भी अफेक्ट हुई है. सो सम एक्सटिंक्ट मेगा फौनल स्पीसीज, बहुत सारे स्पीसीज तो एक्सटिंक्ट भी हो चुके हैं. उसमें है वूली मैमोथ्स, सैबर टूथ टाइगर्स एंड जाइंट स्लोथ्स. ये सब मेगा फौना थे, स्पीसीज थे जो एक्सटिंक्ट हो गए. So this is the all about the megafauna, means large animal जो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक ऑप्टिमम रेंज है उसके ऊपर के जो एनिमल है अकॉर्डिंग टू वेट एंड डाइटरी टाइप, उनको क्लासीफाई किया गया है एज मेगाफोना. ठीक है, और इनके बारे में क्या है, दे आर टिपिकली नेक्स्ट है स्ट्रोमेटोलाइट्स. स्ट्रोमेटोलाइट्स क्या है? दे रेफर्स टू माइक्रोबियल कम्युनिटीज़ दैट आर एसोसिएटेड विथ लेयर ऑफ रॉक्स. वैसे माइक्रोबियल कम्युनिटीज़, माइक्रोब्स जो रॉक्स से एसोसिएटेड है, रॉक्स के लेयर से एसोसिएटेड है बाय एनी मीन्स, हैबिटेट, फंक्शन, देन नीश, इन सब में किसी भी तरीके से रॉक से रिलेटेड है, उन माइक्रोबियल कम्युनिटीज़ को स्ट्रोमेटोलाइट्स कहा जाता है. दे आर पार्शली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट.
तो इनको पार्शली रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। ग्रेट ऑक्सीडेशन मीन्स पहले जब अर्थ पे ऑक्सीजन नहीं था तो दे ऑल्सो प्लेड अ इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस ऑक्सीजनेशन इवेंट, जिसके कारण फिर धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का इवोल्यूशन हुआ एंड हमारे जो ऑक्सीजन का जो पहले जो कॉम्पोजिशन था ना, जिसमें एटमॉस्फेयर का कॉम्पोजिशन जो था वो पहले से चेंज हुआ और उसमें ऑक्सीजन इंक्लूड हुआ। सो दे आर ऑल्सो हेल्ड रिस्पॉन्सिबल कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किए हैं उस इवेंट में बाय इंट्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन। ठीक है, स्ट्रोमेटोलाइट्स दे आर टिपिकली रिलेटेड टू एक्सट्रीम इन्वायरमेंट। इनका जो इन्वायरमेंट निश है ना, इन्वायरमेंट निश क्या होता है? निश मीन्स वैसा एरिया जहाँ पे वो फंक्शनली भी थ्राइव करते हैं और हैबिटेट भी उनका रहता है, उसको निश कहते हैं। वो बहुत ही स्पेसिफिक एरिया और रीजन होता है, तो वो एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल निश में ये सर्वाइव करते हैं और दस आर फाउंड रेयरली एंड स्पार्सली स्कैटर्ड। इसीलिए ये जो है बहुत रेयरली और बहुत ही डाइवर्स रीजन ऑफ द वर्ल्ड में लोकेटेड है और बहुत ही स्मॉल अमाउंट में। ठीक है, रिसेंटली इनकी डिस्कवरी हुई है लिविंग शैलो मरीन स्ट्रोमैटोलाइट्स इन द मिडल ईस्ट नियर रेड सी के पास में इनका अभी डिस्कवरी हुआ है, लिविंग शैलो मरीन स्ट्रोमैटोलाइट्स। ठीक है, तो अभी इनकी खोज हुई है क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल नंबर में है एंड दे आर वेरी स्पार्सली ऑल्सो स्कैटर्ड, थोड़े थोड़े अमाउंट में अक्रॉस द ग्लोब एक्सट्रीम सिचुएशंस में हैं प्रेजेंट, तो इनको खोज पाना थोड़ा मुश्किल है। तो अभी ये डिस्कवरी हुई है रेड सी के पास से स्ट्रोमैटोलाइट्स की। नेक्स्ट, इन्वायरमेंटल डीएनए। इन्वायरमेंटल डीएनए क्या है? eDNA, it is a organismal DNA that is released in the environment from cellular material shed by organism via skin or excrement into aquatic or terrestrial environment। अब ये जो है ना environmental DNA, ये जो है ऑर्गेनिज्म का ही डीएनए है, बट वो डायरेक्टली इन्वायरमेंट में रिलीज़ कर दिया जाता है थ्रू सेल्स। जो हमारे सेल्स हैं जैसे स्किन हो गया, एक्सक्रीटा के थ्रू, एक्वाटिक या टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में जो डीएनए को रिलीज़ कर जाता है उसको इन्वायरमेंटल डीएनए कहते हैं। उसका एक टर्म दे दिया गया है मेनली ईडीएनए, और इसको यूज़ किया जाता है। अब जैसे मान लो कहीं भी एक्सक्रीटा है या कोई स्किन है या कोई भी बॉडी पार्ट, बॉडीज़ का कुछ भी चीज़ किसी भी एनिमल का, तो उससे आप फिर उसको पता कर सकते हो ये कौन सी स्पीसीज़ है, क्या है। सो इट इज़ इंक्रीजिंगली बिन यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ स्पीसीज़। इसको यूज़ किया जा रहा है, इन्वायरमेंटल डीएनए को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है टू डिटेक्ट द प्रेजेंस, कौन सी स्पीसीज़ है प्रेजेंट है, फिर उसकी बायोडाइवर्सिटी भी डिटेक्ट की जा रही है इन द इकोसिस्टम में एनिमल को पकड़ पाना मुश्किल है या आप उनको नहीं एक्यूमुलेट कर सकते या उनका प्रेजेंस आपको देखना है, तो थ्रू दीज एविडेंस नहीं कह सकते इसको, दीज ऑब्जेक्ट्स मीन ये जो लिविंग हमारे पास है ना ईडीएनए जो है स्किन के थ्रू, एक्सक्रीटा के थ्रू, तो हम पता लगा सकते हैं कि कौन कौन से चीज़ों का, एनिमल्स का प्रेजेंस है या बायोडाइवर्सिटी का प्रेजेंस है इन द स्पेसिफिक रीजन। सो ये कन्वेंशनल मेथड के अनलाइक कन्वेंशनल मेथड, ये जो है बहुत ही अप्रोच रिलायबल है। कन्वेंशनल मेथड में क्या होता है, पहले आप उसके का ब्लड निकालोगे, फिर डीएनए निकालोगे, मतलब बहुत ही आपको डायरेक्ट कांटेक्ट करना पड़ेगा विद दैट पर्टिकुलर एनिमल या डाइवर्सिटी पे, पर्टिकुलर प्लांट, मे बी इट कैन बी टॉक्सिक, मे बी ये मिले ही ना। सो ये सब चीज़ों को ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है, और ये कन्वेंशनल मेथड से ऑपोजिट बिल्कुल रिलायबल है, बहुत ही एक्यूरेट है, और ये जो है लो कॉस्ट एफिशिएंट है ऑब्वियसली, क्योंकि आप इफ़ डायरेक्ट कांटेक्ट करोगे या डायरेक्टली आप सैंपल लोगे किसी भी प्लांट, एनिमल, किसी बायोडाइवर्सिटी में माइक्रोफ्लोरा का, तो फिर वो बहुत ही कॉस्टली हो जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। सो इट्स नॉट मच कॉस्ट एफिशिएंट। सो उसके कंपैरेटिव दिस इज़ वेरी रिलायबल, एक्यूरेट एंड लो कॉस्ट पे इसको परफॉर्म किया जाता है। देन दिस इन्फॉर्मेशन जो है ये यूज़ टू इन्फॉर्म IUCN रेड लिस्ट, और इससे हम IUCN रेड लिस्ट में जो भी एनिमल्स हैं इंडेंजर्ड हैं या अचानक किसी की खोज हो गई या फिर उसका नंबर डिक्रीज़ हो रहा है, ये सब कर सकते हैं, और ये इन्फॉर्मेशन को हम यूज़ कर सकते हैं उस लिस्ट को में मॉडिफिकेशन करने में। सो दिस इज़ इट अबाउट द इन्वायरमेंटल डीएनए। स्पेशिएशन, भाई ये तो इवोल्यूशन का टर्म है, स्पेशिएशन, जो
हम ऑलरेडी जो भी इकोलॉजी वाले स्टूडेंट हो गए या 12th में भी पढ़ाई जाती है इनफैक्ट बायोलॉजी में स्पीशिएशन के बारे में। सो स्पीशिएशन क्या है? लिनिएज स्प्लिटिंग इवेंट दैट प्रोड्यूसेस 2 और मोर सेपरेट स्पीसीज। स्पीशिएशन मतलब एक इवेंट हुआ और उसके बाद 2 सेपरेट स्पीसीज बन के निकले, ठीक है। कुछ भी वो इवेंट कुछ भी हो सकता है, मीन्स इवोल्यूशन आप कह लो, इवेंट नहीं इवोल्यूशन कह लो, जिसमें सेपरेट इन स्पीसीज जो हैं जो एक दूसरे से डिफ़र करते हैं उनका वो जो है निकले, वो प्रोड्यूस हुए। तो दिस प्रोसेस जनरेट्स, और इसके कारण क्या होता है ना, बायोडाइवर्सिटी जनरेट होती है स्पेशिएशन के कारण, क्योंकि डिफरेंस आ जाता है, फिर उससे फिर और डिफरेंस क्रिएट होता है फर्दर, सो उसके कारण डाइवर्सिटी हमें मिलती है। इसमें बहुत सारे मोड्स हैं, एलोपैट्रिक, पेरीपैट्रिक, पैरापैट्रिक एंड सिम्पैट्रिक। अब एलोपैट्रिक क्या है? ये 4 टाइप्स हैं मेनली। इसमें न्यू स्पीसीज फॉर्म फ्रॉम जोग्राफिकली आइसोलेटेड पॉपुलेशन। अब जैसे मान लो जोग्राफिकली आइसोलेटेड पॉपुलेशन है, अब मान लो जैसे ये एक इंडिया, ये एक आइलैंड है, ठीक है, यहाँ पे कुछ पॉपुलेशंस रह रहे हैं, फिर इससे रिलेटेड है यहाँ पे एक आइलैंड, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो पॉपुलेशन है, मान लो कि पहले दोनों आइलैंड, या फिर आप ऐसे देख लो, पहले ये बड़ा आइलैंड था, ठीक है, फिर उसके बाद ये सबमर्ज्ड हो गया, फिर यहाँ पे एक छोटा आइलैंड बन गया। तो जब ये छोटा बन गया मीन्स यहाँ पे 2 आइलैंड, पहले ये बड़ा था, ठीक है, फिर ये 2 आइलैंड के रूप में डिवाइड हुआ। तो 2 आइलैंड में जो भी इवेंट्स हुआ ना, उसके कारण थोड़े थोड़े स्पीसीज जो पहले एक में थे तो वो सेपरेट हो गए, फिर जो इस सेपरेट आइलैंड हुए ये उस वहाँ से फिर नया नए, क्योंकि उन वो डिफरेंट फंक्शंस, डिफरेंट एटमॉस्फेरिक कंडीशन को, फिर डिफरेंट इन्वायरमेंटल सराउंडिंग कंडीशंस को अडेप्ट हुए, फिर उनमें कुछ नए चीज़ इवॉल्व हुआ एंड वो सेपरेट स्पीसीज बन गए। तो ये है आपका एलोपैट्रिक, जो जोग्राफिकली इस इंड्यूस्ड आइसोलेटेड पॉपुलेशन के थ्रू नया स्पीसीज जब बनता है उसको ये कहते हैं, ठीक है। पेरीपेट्रिक क्या है? स्मॉल पॉपुलेशन आइसोलेटेड एट द एज ऑफ लार्जर पॉपुलेशन। पेरीपेट्रिक में ये है कि पहले एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन था, ठीक है, फिर उसमें से कुछ स्मॉल पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो आइसोलेट हो गए किसी भी कंडीशन से, ठीक है, एंड देन फिर वो जो है अब इवॉल्व होके अडेप्ट होके नई चीज़ों को अडॉप्ट करके वो फिर एक नया उससे फिर स्पीसीज़ बनने लग गया, फर्दर एंड फर्दर इवॉल्व होते गए वो। तो वो जो होता है प्रोसेस को पेरीपेट्रिक कहते हैं। देन पैरापेट्रिक क्या है? कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन से, जो मान लो कि कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन एक रीजन में, फिर वहाँ पे कुछ चेंजेस हुआ तो उसके कारण जो न्यू स्पीसीज़ बना उसको कहते हैं पैरापेट्रिक। सिम्पैट्रिक क्या है? स्पीसीज फ्रॉम विद इन द रेंज ऑफ इवोल्यूशन में, जो विद इन द सेम इंसेस्ट्रल पॉपुलेशन में कोई चेंजेस होता है एंड देन न्यू स्पीसीज बनते हैं, उसको सिम्पैट्रिक कहते हैं। सो ये सब मेनली स्पीशिएशन का पार्ट है, इतना डिटेल में तो नहीं पढ़ना, बस आप ये जान लो कि इससे नए सेपरेट स्पीसीज बनते हैं एंड इट कंट्रीब्यूट्स टू द ग्रेट बायोडाइवर्सिटी। ओके। एशियाटिक लायंस एंड बंगाल टाइगर्स को एग्जिस्टेड फॉर सो लॉन्ग ड्यू टू सिम्पैट्रिक स्पेशिएशन, क्योंकि इनकी जो सिम्पैट्रिक स्पेशिएशन का ये जो है ना को एग्जिस्ट किए एक साथ, क्योंकि इनका एंसेस्ट्रल पॉपुलेशन सेम है, ये आपको समझना है, इसलिए इन्होंने एक रीजन में ईजिली रह गए। और सो ये है आपका स्पेशिएशन। अब नेक्स्ट है बायोल्यूमिनिसेंस। बायोल्यूमिनिसेंस जो है ये हम न्यूज़ में देखते हैं कि किसी बीच पर बहुत ही लाइट, बीच जो है रात में लाइटेड टाइप दिख रहा है ब्लू, फिर फंगल में भी आप पढ़ते हो बायोल्यूमिनिसेंस। बीच पे क्यों दिखता है? क्योंकि एल्गल ग्रोथ जो होता है ना, वो बायोल्यूमिनेसेंस एल्गी होती है, वो भी ये ऐसा फिनोमेनन जो है बायोल्यूमिनेसेंस का, तो एल्गी जो है वो लाइट इमिट करती है, तो उससे भी वो फिनोमेना दिखता है। तो दैट्स वाई दिस बायोल्यूमिनेसेंस जो है फंजाई होता है, फिर बहुत सारे एनिमल्स, कुछ प्लांट्स भी होते हैं जो ये लाइट इमिट करते हैं, इसलिए इसको कहा गया है बायोल्यूमिनेसेंस। अब क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू इमिट लाइट, जो इमिट लाइट करने का जो प्रॉपर्टी है उसको बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। और लाइट जो है वो प्रोड्यूस होता है बाय एनर्जी रिलीज फ्रॉम एंजाइम कैटेलाइज्ड, यहाँ पे एक एंजाइम का ऑक्सीडेशन होता है उस ऑर्गेनिज्म में, जिसके कारण ये लाइट इमिट होती है। ल्यूसीफेरेज है उस एंजाइम का नाम, ठीक है, उसके कारण ये
बायोल्यूमिनेसेंस होता है क्योंकि लाइट, ये एंजाइम ऑक्सीडेशन के कारण जो एनर्जी रिलीज होती है ना वो लाइट प्रोड्यूस करती है। देखो लूसीफेरिन और लूसीफेरेज और फोटोप्रो, ये दो यूनिक केमिकल्स हैं, इनके बीच ऑक्सीडेशन होता है। स्पेक्ट्रल रेंज ऑफ लाइट बायोल्यूमिनेसेंस इज ब्लू टू रेड लाइट, ये स्पेक्ट्रल रेंज है इनका, ब्लू टू रेड लाइट। ठीक है, कौन कौन सी स्पीसीज़ जो है ये मेनली एग्जिबिट करती है बायोल्यूमिनेसेंस को? स्पॉन्जेस करते हैं, जेलीफिश, हैचफिश, वर्म्स, सी वॉलनट्स, फायर फ्लाइज, तो वो तो हम देखते ही हैं। फिर फंजाई भी है, बैक्टीरिया, डीप सी श्रिम्स, ये सब जो है ये इस वाले जो है वो ऑर्गेनिज्म ये लाइट इमिट करते हैं। ठीक है, फंक्शंस क्या है इस लाइट का? काउंटर इल्यूमिनेशन, या तो ये काउंटर इल्यूमिनेशन जहाँ पे बहुत ज़्यादा काउंटर इल्यूमिनेट करती है, खुद को बचाती है। देन ये कैमोफ्लेज में हेल्प करती है। इफ़ मान लो कि कोई प्रेडेटर आ रहा है तो ये उससे बचने के लिए इसको इस प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकती है अपने। नेक्स्ट फैक्ट्री फार्मिंग। फैक्ट्री फार्मिंग क्या है? फैक्ट्री फार्मिंग refers to system of raising livestock and poultry in high density facilities under controlled condition to maximize production efficiency, output of dairy products at lower cost. फैक्ट्री फार्मिंग जो है ना ये मेनली फार्मिंग एट फैक्ट्री लेवल, फैक्ट्री में कैसे बहुत ज़्यादा सब बहुत बड़े रेंज में हम प्रोडक्शन करते हैं, उसी तरह से लाइफ स्टॉक और पोल्ट्री का हमको प्रोडक्शन और मैनेजमेंट करना है ताकि डेयरी प्रोडक्ट्स जो है बहुत लार्ज नंबर में हम डेयरी आउटपुट को जनरेट कर सकें विथ इन हाई डेंसिटी फैसिलिटीज़। मतलब फुल फैसिलिटेटेड जो फैक्ट्री क्या होती है, जो बहुत ही एडवांस फैक्ट्री होती है उसमें हर फैसिलिटीज़ इन्वॉल्व होती है। सो इसमें भी सारी फैसिलिटीज़ हो जो हेल्प करे इन रेजिंग दैट लाइफ स्टॉक और उसके प्रोडक्ट्स को ऑब्टेन करने में इन कंट्रोल्ड कंडीशन, हर तरह की कंट्रोल कंडीशन उनको प्रोवाइड की जा सके सो दैट बेटर एफिशिएंसी हो सके, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हम आउटपुट निकाल सकें एंड प्रॉफिट हो सके डेयरी, और वो भी लोअर कॉस्ट पे, ये ध्यान रखना है। सो इट इज़ फैक्ट्री फार्मिंग रिलेटेड टू रेजिंग लाइफ स्टॉक एंड पोल्ट्री एट कंट्रोल कंडीशन। ठीक है, इसका इम्पैक्ट क्या है? इट्स हैज़ अ नेगेटिव इम्पैक्ट क्योंकि एंटीबायोटिक्स आप देते हो पोल्ट्री को रेज करने के लिए ताकि उसका साइज़ बढ़े, वो बड़े साइज़ में हो एंड फिर ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करे कैटल हमारा, फिर उनके डिज़ीज़ को ठीक करने के लिए। तो ये सब कारण रेसिस्टेंस क्रिएट हो रहा है क्योंकि कंट्रोल कंडीशन में आप चीज़ें जो हैं वो बिगड़ती हैं, जीनोटिक डिजीज़ फैलते हैं फ्रॉम लाइफ स्टॉक टू एनिमल, ये ट्रांसफ़र हो सकता है एनिमल्स, डिफरेंट एनिमल्स में, देन ह्यूमंस में, ह्यूमन इंटरवेंशंस के कारण। तो ये भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट है इसका। देन इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, ऑब्वियस है आप नेचुरल चीज़ों में को ना यूज़ करके कंट्रोल इन्वायरमेंट में कोई भी सेटअप परफॉर्म करोगे एट लार्ज लेवल टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट, और वो भी तो वो इट विल हार्म द इन्वायरमेंट ऑल्सो। ठीक है, सस्टेनेबल नहीं है ये इन्वायरमेंट के लिए। हेल्थ ऑब्वियस है, हेल्थ तो भी अफेक्ट होता है, बोथ द कैटल और जो लोग इन्वॉल्व है उनके भी हेल्थ डिटोरिएट होते हैं। पोल्ट्री की तो होती है, लाइफ स्टॉक की भी होती है क्योंकि उस पर इतना एक्सपेरिमेंट किया जाता है, मेडिसिन से लेकर के अदर सिस्टम्स उसमें यूज़ किए जाते हैं। सो दे ऑल्सो फील पेन। सो ये है अबाउट फैक्ट्री फार्मिंग। नेक्स्ट इज़ वुडी इंक्रोचमेंट। वुडी इंक्रोचमेंट क्या है? इंक्रीज ऑफ ट्री एंड श्रब कवर वाइड स्प्रेड अक्रॉस मोस्ट इकोसिस्टम। अभी ऑब्जर्व किया गया है कि बहुत सारे इकोसिस्टम जो है ना, मोस्ट इकोसिस्टम में ट्री और श्रब कवर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इंक्रीज देखा गया है। ठीक है, उसके कारण कन्वर्जन ऑफ ओपन हैबिटेट टू हैबिटेट विथ ग्रेटर ट्री कवर, इट इज़ ये जो है मेनली इसको प्रमोट किया जा रहा है फॉर दी जो ओपन हैबिटेट था उसको कन्वर्ट करने के लिए ट्री हैबिटेट में, जहाँ पे ट्री कवर भी, अब जब भाई ट्री का डेंसिटी, ट्री बढ़ेगा, श्रब का कवर बढ़ेगा तो ऑब्वियस है जो ट्री कवर है वो भी इंक्रीज होगा। सो कन्वर्जन ऑफ ओपन हैबिटेट, जो हमारा ऐसे जो ओपन लैंड था जहाँ पे ट्रीज़ नहीं थी उसको हम वहाँ पे ग्रीन कवर और ट्री कवर बढ़ा के उसमें डेंसिटी बढ़ाएंगे नंबर ऑफ ट्रीज़ की। इट रिजल्ट्स इन होमोजेनाइजेशन ऑफ एन इकोसिस्टम, मतलब ये हेल्प करता है इकोसिस्टम, क्योंकि अब ओपन हैबिटेट में तो कुछ है नहीं तो वहाँ पे इकोसिस्टम भी बहुत ही, वहाँ की जो प्रोडक्टिविटी कह लो या डाइवर्सिटी कह लो बहुत ही लो होती है। तो आप यदि किसी भी ओपन हैबिटेट को फिर ऐसे कर लेते हो ना, ट्री कवर बढ़ा के, वुडी इंक्रोचमेंट करके, तो फिर आप उसको होमोजेनाइज कर लेते हो एंड देन वहाँ पे क्या होता है, डाइवर्स मल्टी लेयर्ड इकोसिस्टम
प्रॉस्पर कर सकता है, मीन्स कि वहाँ पे इकोसिस्टम अच्छे से ट्राइव, वहाँ पे एनिमल्स मिल जाएंगे, बहुत सारे प्लांट्स, छोटे बड़े श्रब्स, हर्ब्स, ट्रीज, कवर्स, एनिमल्स डिफरेंट। तो एक इकोसिस्टम, बैलेंस्ड इकोसिस्टम वहाँ पे फंक्शन कर सकता है विद ग्रेट डाइवर्सिटी। सो ये एक इम्पॉर्टेंट ये स्टेप्स भी कह सकते हैं। अक्रेंस इन द इकोसिस्टम्स लाइक सवाना और ग्रासलैंड रिड्यूस नेटिव ग्रासलैंड बर्ड। अब ये क्या है, जो इंक्रोचमेंट है मीन्स ये इंटरफेरेंस, एक तरह से तो ये हेल्पफुल है फॉर द इकोलॉजी, बट दूसरी तरफ से इंक्रोचमेंट भी, क्योंकि जहाँ पे ग्रासलैंड्स और सवाना में ये एक जो है इंक्रोचमेंट के रूप में देखा जाता है, क्योंकि अब वहाँ पे क्या होगा, इन जो इफ़ यदि उडी प्लांट्स बढ़ जाएंगे तो उसके कारण क्या होगा, जो सवाना और जो ग्रासलैंड जहाँ पे सिर्फ ग्रासेस होती है ना, जो ओपन इकोसिस्टम होता है जिसकी अपनी अलग सब कुछ सारे फंक्शंस होते हैं, वहाँ पे नेटिव ग्रासलैंड बर्ड्स का जो है नंबर रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि वो उनके लिए तो वो हैबिटेट इंक्रोच हो रहा है ना, ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ ट्रीज, उडी ट्रीज एंड shrubs. So that's why it hampers that, mainly grassland के लिए ये hamper करता है, but in overall sense it is helpful, this wood encroachment. Okay, next, green water and blue water. भाई blue water तो पता है blue color के कारण, पर green water let's see. ग्रीन वाटर जो है मॉइस्चर इन सॉइल्स एंड वेजिटेशन, जो सॉइल में जो मॉइस्चर होता है वेजिटेशन में, उसको हम ग्रीन वाटर, उसको कहते हैं हम ग्रीन वाटर। जो सॉइल मॉइस्चर होता है या वेजिटेशन में जो वाटर होता है उसको ग्रीन वाटर कहा जाता है। पार्ट ऑफ हाइड्रोलॉजिक साइकिल, ग्रीन वाटर जो है वो एब्जॉर्ब किया जाता है बाय रूट्स ऑब्वियसली, क्योंकि सॉइल में जो मॉइस्चर होगा वहीं से तो रूट जो है वो वाटर इनटेक करता है, और इसको प्लांट जो है यूज़ करते हैं एंड देन इसको बैक टू द एटमॉस्फेयर रिलीज कर देते हैं थ्रू ट्रांसपिरेशन। ठीक है, वाइटल फॉर जनरेटिंग रेनफॉल, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जो रेनफॉल जनरेट करने में हेल्प करता है और क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने में, क्योंकि तभी तो बोलते हैं कि एफॉरेस्टेशन करने से ट्रांसपिरेशन रेट भी इंक्रीज होगी, एंड देन इट ऑल्सो हेल्प्स इन मिटिगेटिंग द क्लाइमेट चेंज को मेंटेन और कम करने में ये हेल्प करेगा। ब्लू वाटर क्या है, इट इज़ अबाउट इनकम्पासिंग सरफेस एंड ग्राउंड वाटर। सरफेस और ग्राउंड वाटर जो है ना, एक मिनट इसको इरेज कर दे, सरफेस एंड ग्राउंड वाटर फाउंड इन लेक्स, रिवर्स, लेक रिजर्वॉयर और रिवर्स में जो सरफेस वाटर एंड जो ग्राउंड वाटर है, इस सबको कहते हैं ब्लू वाटर। इट इज़ रिचार्ज बाय प्रेसिपिटेशन जब होता है, जब रेनफॉल होती है तो फिर ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाता है, एंड रिवर एंड लेक्स इन सब में भी पानी आ जाता है, सो दे आर रिचार्ज बाय द प्रेसिपिटेशन। सो ये है आज का टर्म्स इन न्यूज़ विथ रिस्पेक्ट टू एनवायरनमेंट। आई होप कि मैं अपनी तरफ से बेस्ट दे करके इम्पॉर्टेंट टर्म्स को क्लियर की, सो इट विल बी हेल्पफुल। आप एक बार देख लेना, वैसे इट्स इम्पॉर्टेंट। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।